गुड मॉर्निंग गाइस। वेब डेवलपमेंट की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम HTML दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज द HTML? HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है, हाइपरटेक्स्ट मीन्स होता है लिंक्स और मार्कअप मीन्स होता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट पेजेस जो होते हैं उनको एक दूसरे से लिंक करना, तो उसी को बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये HTML का यूज़ बेसिकली वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई एंड्रॉयड की ऐप है या iOS की ऐप है, तो उसमें जो लुक एंड फील होता है वो बेसिकली HTML की ऐप से ही बन करके बना होता है। इट डजेंट मैटर कि उसमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है या लाइक कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है, बट आपको अगर HTML की नॉलेज है तो आप कोई भी वेब डेवलपमेंट का काम है वो कर सकते हो। अगर आपको वेब पेज क्या होता है अगर वो समझना है, तो बेसिकली जो भी पेजेस इंटरनेट पे होते हैं दैट वी कॉल्ड वेब पेजेस। लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट का पेज ओपन करोगे तो इसको हम एक वेब पेज बोलते हैं। और अगर आपको इसकी HTML चेक करनी है तो इस वेब पेज पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंस्पेक्ट। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आप इस पूरे वेब पेज की HTML देख सकते हैं। तो इस HTML की हेल्प से ही ये वेब पेज बना है, मतलब HTML का यूज़ करके ही ये वेब पेज बना है। तो इसी को हम बोलते हैं HTML और इसी को हम सीखेंगे। आगे चलें तो हम सबसे पहले अब HTML कैसे लिखते हैं, क्या इसकी सिंटैक्स हैं और HTML में टैग्स यूज़ होते हैं, उन टैग्स की क्या सिंटैक्स है, अब वो देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले इसमें जो टैग लिखा जाता है वो लिखा जाता है डॉक टाइप, जो बताता है कि इस HTML का वर्जन क्या है, मतलब ब्राउज़र को बताता है कि इस HTML का वर्जन क्या है, कौन सी। तो ब्राउज़र उसके अकॉर्डिंग HTML को रन करता है। फिर उसके बाद में इसमें आता है एक रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट का नाम होता है HTML। अब इसमें आपको ये समझना है, अगर आप जैसे समझ रहे हैं तो इसमें कोई भी टैग जो लिखा जा रहा है बस उसका मीनिंग समझिए कि वो क्यों लिखा जा रहा है और क्या उसका यूज़ है। और थोड़ा सा इसका जो सिंटैक्स है, शुरू का जो इनिशियली जो सिंटैक्स है, वो जैसे सिंटैक्स लिखा जाता है वो वैसे ही लिखा जाएगा, उसको आपको वैसे ही समझना है। जैसे कि सी लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले हम मतलब फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, फिर उसके बाद में फंक्शन आता है वॉइड मैन, देन आफ्टर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, डेटा टाइप उनके डिफाइन करते हो, तब उसका फिर आगे आप उसके यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद में लास्ट में आप मेन फंक्शन जो होता है उसको क्लोज़ करते हो, और क्लोज़ करने के बाद में तब आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे। तो ये सी लैंग्वेज का बिल्कुल एग्जैक्ट बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसी वे में आप अगर लिखोगे तभी आपका कोड जो है रन करेगा। अब सेम HTML के साथ में है कि HTML में कुछ सिंटैक्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले HTML के बारे में बताना है कि कौन सी HTML आप यूज़ कर रहे हो। इट मीन्स आपको डॉक टाइप बताना है, और जो कि HTML बेसिकली केस इंसेंसिटिव है। आप चाहो तो कोई भी टैग कैप्स में लिख सकते हो, कोई भी टैग स्मॉल में लिख सकते हो। तो अब चलते हैं। HTML का ये रूट एलिमेंट होता है जिसका सिंटैक्स है HTML। और इसमें जब भी आप HTML में कोई भी टैग लिखें तो उसका क्लोजिंग टैग उसी के पास ही लिख लें। लिखने के बाद में आप ऐसे एंटर प्रेस करें, तब उसके अंदर जो रेस्ट टैग आपको लिखने हैं या जो टेक्स्ट लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, तब उसको आप आगे लिखें। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसको भूल जाएंगे क्लोज करना। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इसमें HTML के बाद में HTML के अंदर आते हैं कुछ टैग्स, जैसे कि हेड टैग आता है और बॉडी टैग आता है। ठीक है। अब हेड टैग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हेड टैग में सबसे पहले अगर समझें तो मेटा डेटा आता है। मेटा डेटा क्या होता है, मतलब डेटा अबाउट द डेटा, मतलब इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इस पेज की एनकोडिंग क्या है। तो पहला जो टैग है वो ये बताता है कि इस पेज की जो कोडिंग यूज की गई है वो UTF-8 है, मतलब करेक्टर कोडिंग UTF-8 है। इसके बाद ये मेटा टैग ये डिस्क्रिप्शन, मतलब वेबसाइट के बारे में अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो ये डिस्क्रिप्शन बताता है। लेट सपोज मेरी जो वेबसाइट है ई-कॉमर्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट्स। तो वो उसके बेस पर गूगल की जो सर्च इंजन होता है
लाइक गूगल पे आप कुछ भी टाइप करते हो कि ट्यूटोरियल फॉर HTML, तो वो इनके बेस पे ही सर्च होकर के आते हैं। लाइक कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स के बेस पे बेसिकली सर्च होकर के आते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन में से भी जो सर्च इंजन है वो पिक करता है। फिर मेटा टैग्स में आता है ऑथर। ऑथर मतलब जो कंटेंट राइटर है उसका नाम आ सकता है, मतलब जिसने वो वेब पेज डिज़ाइन किया वो अपना नाम दे सकता है, या जो कंपनी का नाम देते हैं बेसिकली। अब व्यू पोर्ट क्या आता है, ये सबसे समझने वाली चीज़ है। व्यू पोर्ट मतलब आपने देखा होगा कि वेबसाइट मोस्टली रेस्पॉन्सिव होती है। रेस्पॉन्सिव मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि अगर इस वेबसाइट को मुझे रेस्पॉन्सिव चेक करना है, यानी कि मोबाइल पे चेक करना है कि मोबाइल पे किस तरीके से दिख रही है ये, तो या तो मैं इस वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करूँगा। अगर नहीं करता हूँ तो ब्राउज़र के थ्रू कैसे करते हैं, ब्राउज़र में अगर आप इधर देखोगे, इधर टैबलेट और मोबाइल टाइप का एक आइकन बना हुआ है जिसका नाम है टॉगल डिवाइस टूल बार। तो जब आप इस टॉगल डिवाइस टूल बार पे आप क्लिक कर दोगे, और क्लिक करने के बाद में थोड़ा-सा इसको यहाँ पे 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है उसको इधर ले जा सकते हो। और इसको क्या करते हैं, और यहाँ पे आ जाती हैं आपकी डिवाइसेस। लेट्स सपोज मैं आईफ़ोन एसई पे इसको लोड करता हूँ, और फिर उसके बाद में इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ ये साइट वेब रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। अब ये देखो, रेस्पॉन्सिव है ये साइट। रेस्पॉन्सिव होते ही आपको डेटा पूरा प्रॉपर दिख रहा है मोबाइल की तरह, ठीक है। अगर आप फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो फ़िल्टर इस तरीके से ओपन होगा, इसी तरीके से मोबाइल पे वेबसाइट ओपन होती है। ये वो है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब व्यू पोर्ट का क्या यूज़ है? व्यू पोर्ट का यूज़ होता है रेस्पॉन्सिव करने के लिए बेसिकली। अगर आपने व्यू पोर्ट डिफाइन नहीं किया है तो आपकी वेबसाइट अनरेस्पॉन्सिव चलेगी। मतलब जो CSS आप रेस्पॉन्सिव करने के लिए लिखते हो, मतलब आप मोबाइल के लिए छोटे-छोटे बॉक्सेस बनाओगे प्रोडक्ट के, मोबाइल के लिए छोटा-सा आइकन लगाओगे, मोबाइल के लिए छोटे-छोटे फ़िल्टर एंड सॉर्ट डिफाइन करोगे, तो वो CSS के थ्रू ही तो करोगे। जब CSS के थ्रू करते हैं तो तब आपकी वेबसाइट जो है वो रेस्पॉन्सिव दिखाई देती है। अब देखो व्यू पोर्ट का मैजिक देखो, अगर मुझे इस वेबसाइट को अनरेस्पॉन्सिव करना है, मतलब ये जितना प्रॉपर कंटेंट दिख रहा है जो मोबाइल पर वो वैसा नहीं करना है, मतलब पूरा डेस्कटॉप की तरह दिखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें मेटाटेगा में ये व्यू पोर्ट डिफाइन है। अगर मैं इस व्यू पोर्ट को रिमूव कर दूंगा तो आप देखना ये पूरी साइट अनरेस्पॉन्सिव हो गई। तो ये इसका यूज़ है बेसिकली, व्यू पोर्ट का यूज़ होता है रेस्पॉन्सिव करने के लिए। अब आते हैं टाइटल। टाइटल का क्या यूज़ है? जो आप वेबसाइट बना रहे हो या जो वेब पेज आप बना रहे हो उसका नाम अगर आपको डिफाइन करना है तो वो टाइटल के अंदर डिफाइन करते हैं, और ये सर्च इंजन में भी हेल्प करता है, ठीक है। मतलब जब भी आप लेट सपोज अगर गूगल पर आप डालोगे वेब डेवलपमेंट कोर्स पाइप लर्न HTML, तो इस पेज को सबसे पहले वो सर्च करके लाएगा अगर आपका ये यूनिक कंटेंट होगा तो। और ये टाइटल शो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे होवर करोगे तो ये दिख रहा है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के नीचे दिख रहा है flipkart.com, तो वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है। इसके बाद आता है आपको अपनी वेबसाइट ये डेकोरेशन करने के लिए, मतलब CSS का यूज़ करने के लिए, CSS के थ्रू आपने ये डिज़ाइन किया है, और CSS और HTML के थ्रू आपने डिज़ाइन किया है। अब CSS को आपको लिंक करना होगा, तो लिंक करने के लिए इस पेज पे अप्लाई करने के लिए आप लिंक एक टैग होता है, उस टैग के थ्रू आप CSS अपनी इंक्लूड कर सकते हो HTML के अंदर। अगर आपको जावास्क्रिप्ट लोड करनी है या jQuery लोड करनी है, तो जावास्क्रिप्ट इसलिए, मतलब लुक एंड फील और यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, जैसे कि क्लिक करने पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे होवर किया, होवर करने पे मेरा ये मेन्यू ओपन हो गया। अब मैं टी शर्ट पे क्लिक कर दूँ तो टी शर्ट के क्लिक पे ये टी शर्ट्स ओपन हो गई, टी शर्ट्स के प्रोडक्ट ओपन हो गए। तो वो जावास्क्रिप्ट के या jQuery के थ्रू हो रहा है, और तो उसका सिंटैक्स हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, उसके अंदर आता है SRC, और SRC में अपना पाथ डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर लेट सपोज मैं एक आपको JS फाइल सिंपल एक JS फाइल डिफाइन करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बनाता हूँ JS नाम से, और JS के अंदर एक फाइल बनाऊँगा मैं माई
फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट .js, जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है .js, ये हमेशा याद रखना है। और HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। तो अब मैंने ये अपनी ये JS फाइल बना ली है, लेकिन अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ अलर्ट वेलकम लिख दूँ, तो जब मेरी अगर ये जावा स्क्रिप्ट फाइल अगर उस पेज पे लोड हो गई, तो यहाँ पे ये हाई अलर्ट होकर के आएगा उस पेज पर। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसका पाथ दे दिया, JS सेलेक्ट कर लिया और जावास्क्रिप्ट, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में मैं अपने वेब पेज को रन करूँगा, यानी कि वो मेरा पहले से ये इस लोकेशन पर लोडेड है, बस मुझे रिफ़्रेश करना है। तो मैंने जैसे ही रिफ़्रेश करा तो मेरे जावा स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है और वो रन भी हो रही है। अगर मुझे चेक करना है इंक्लूड हुई है या नहीं हुई, तो आप राइट क्लिक करके, कहीं भी राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स देखोगे, तो वहाँ पर आपका पूरी HTML दिख जाएगी। जो आपकी लिंक्स यानी कि जो CSS है और स्क्रिप्ट फाइल है, अगर आपको वो चेक करनी है कि आपकी प्रॉपर सिंटैक्स आपने सही डिफाइन किया है कि नहीं किया है, तो वो लोड, अगर आपने गलत किया होगा तो लोड नहीं होंगी। अगर सही किया होगा तो जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पूरी आपकी जो CSS है वो लोड हो जाएगी और जावा स्क्रिप्ट पे वो भी लोड हो जाएगी। इसका मतलब ये चेक करने का तरीका है। सबसे पहले जो हम अगर HTML या CSS या जावा स्क्रिप्ट अगर किसी HTML पेज पे लगाते हैं, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर हमने सिंटेक्स डिफाइन किया है कि नहीं किया है, वो लोड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि हम एक अलर्ट डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमारा प्रॉपर लोड हो रही है तो अलर्ट शो हो जाएगा, जैसे कि देखो यहाँ रीलोड करने पे शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब उसके बाद में ये हो गया हेड टैग। अब याद रखना कि हमारे जो जावा स्क्रिप्ट और CSS ये किस टैग के अंदर आते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपका कहीं इंटरव्यू हो रहा है या कहीं रिटन में भी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि आपका लिंक और जावास्क्रिप्ट फाइल आप किस टैग के अंदर लोड करोगे। तो ये हेड टैग के अंदर लोड करते हैं। या फिर ये ऐसे आ सकता है कि आप एक्सटर्नल CSS किस टैग के अंदर लोड करोगे, तो HTML के हेड टैग के अंदर हम ये लोड करते हैं। तो ये हमने हेड टैग के बारे में पढ़ा। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बॉडी टैग के बारे में। तो बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग बेसिकली कंटेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। मतलब HTML का ये जो पूरा कंटेंट आ रहा है, तो ये बॉडी टैग के अंदर आ रहा है। और हेड टैग के अंदर क्या है कि आपने अपना CSS इंक्लूड कर दिया, जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर दिया, मेटा टैग्स आ गए और टाइटल आ गया। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके हेड टैग के अंदर आएगी। बाकी की पूरी डिजाइनिंग, मतलब पूरा जो आप ये सब प्रोडक्ट्स देख रहे हो, वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर आए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स को ही बेसिकली हम टैग्स बोलते हैं, जिनकी हेल्प से हम HTML लिखते हैं, उनको हम एलिमेंट्स और टैग बोलते हैं। उनका सिंटैक्स क्या होता है? ग्रेटर देन और लेस देन ब्रैकेट्स के बीच में जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम टैग्स और एलिमेंट। इनका सिंटैक्स क्या होता है? इनका स्टार्टिंग सिंटैक्स होता है और एंडिंग सिंटैक्स होता है। स्टार्टिंग सिंटैक्स में आप ग्रेटर देन लेस देन के बीच में जो टैग लिखते हैं वो आपका हो गया स्टार्टिंग टैग का सिंटैक्स। और उसको उसके बीच में जो लिखा जाता है, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में लिखा जाता है, वो होता है उसका कंटेंट। और एंडिंग टैग का एंडिंग सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है? वो बैकस्लैश से मतलब टैग से पहले बैकस्लैश लगाते हैं। HTML में जितने भी हमारे टैग्स होते हैं उन सबको एलिमेंट बोलते हैं। मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे फुटर हो गया, फॉर्म हो गया, H1 हो गया, हेड हो गया, ठीक है, HTML हो गया, मेटा टैग हो गया। तो इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने सारी लिस्ट रखी हुई है, उन सब में एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट्स हमेशा किसी भी टैग के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये एंकर टैग है, तो href हो गया आपका एट्रीब्यूट। अब href क्या बता रहा है यहाँ पे कि href एक
मतलब किसी पेज की लिंक हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। और टाइटल क्या बता रहा है कि मतलब इस एंकर टैग के बारे में हम कुछ यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, मतलब टाइटल दे सकते हैं। तो उस टाइटल से हमें पता चल जाएगा कि ये एंकर टैग किस लिए यूज़ हुआ है। और हमेशा एट्रीब्यूट्स नेम इक्वल टू वैल्यू के कॉम्बिनेशन में होते हैं, जैसे नेम इक्वल टू वैल्यू। तो जो इधर की साइड जो नेम होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, और जो इक्वल के राइट साइड में जो होता है वो होती है उसकी वैल्यू। H1 टैग, अगर किसी वेब पेज पर हमें बिग साइज की हेडिंग, स्मॉल साइज की हेडिंग या सब टाइटल ये हमें डिफाइन करना है, तो वो H1 टैग की हेल्प से कर सकते हैं। H1 यानी कि हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग कितने हेडिंग टैग्स होते हैं? बेसिकली हेडिंग टैग 6 होते हैं, H1 से लेकर के H6 तक। अब देखो मैं उसका यूज़ दिखाता हूँ आपको। H1 टैग का अगर आपको बड़ी हेडिंग लिखनी है, लाइक दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। और अब इसी H1 हेडिंग को मैं H2 में डिफाइन करता हूँ, फिर H3 में डिफाइन करता हूँ, फिर H4 में, फिर H5 में, फिर H6 में। फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से शो होता है, यानी कि डिस्प्ले होता है। तो अगर मैं इसको H2 कर दूँ और इसको कर दूँ H3, इसको कर दूँ मैं H3, इसको कर दूँ मैं H4, इसको कर दूँ मैं H5 और इसको कर दूँ मैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सी हेडिंग यानी कि कौन सा H1, H2, H3 टैग कहाँ यूज करना चाहिए। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में मैं अपना index.html रन करता हूँ, तो रीलोड करूँगा। तो मेरा जो H1 टैग होगा वो बिगर साइज की हेडिंग डिफाइन करने के लिए वेब पेज पे यूज़ होगा, और मेरा जो H2 होगा वो उससे जरा सा छोटा, फिर H3, H4, H6। तो इस तरीके से आप H1, H2 को यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग, तो जो P टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसे पैराग्राफ टैग बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग में P और एंडिंग में P, तो बेसिकली इसे हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं। अब पैराग्राफ टैग में कुछ लिखने से पहले एक और चीज़ हम समझाते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसमें फ्री कंटेंट कहाँ से डालते हैं, मतलब जो ओपन सोर्स हो। तो जैसे कुछ लिखना है, मतलब कोई कंटेंट लिखना है कि दिस इज़ द मेन्यू, और आपको कोई ब्लॉग लिखना है, मतलब एग्जाम्पल के लिए लुक एंड फील के लिए अगर कोई कंटेंट डालना है तो वो कहाँ से डालते हैं? उसके लिए एक फ्री वेबसाइट होती है जिसका नाम है लॉरम लिप्सन। ये टेक्स्ट फ्री होता है। तो ये मैंने एंटर करा और देखो ये ओपन हो गया। तो यहाँ से हम कोई भी अगर टेक्स्ट डालेंगे तो हमारे वेबसाइट पर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। तो अब पैराग्राफ में मैं ये टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से मेरा पैराग्राफ टैग दिख रहा है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो मेरा पैराग्राफ टैग फुल विड्थ में दिख रहा है। अब पैराग्राफ टैग समझने के बाद में हमें दो चीज़ और समझ लें, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। HTML में अगर आपसे कोई पूछता है कि HTML के ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक BLOC के ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, तो जो आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो एलिमेंट्स अगर आपकी फुल विड्थ ऑक्यूपाई करें, मतलब फुल विड्थ आपके पेज में लें, वो होते हैं आपके ब्लॉक एलिमेंट। और जो एलिमेंट या जो HTML का टैग जितना उसको रिक्वायर है उतनी ही विड्थ ले, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जितना उसको रिक्वायर है उतनी ही विड्थ ले, वो होते हैं आपके इनलाइन एलिमेंट। अब एग्जाम्पल के लिए
मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा आपको टैग बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज अगर मैं एक पैराग्राफ टैग में ओनली मैं ये लिख देता हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट, BLOCK, ब्लॉक एलिमेंट या ब्लॉक टैग। तो इसको देखो, इसकी टेक्स्ट की जो विड्थ है वो इतनी लेनी चाहिए इसको, बट ये पूरे पेज में फुल विड्थ लेगा 100%। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करके चेक करोगे, देखो अब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम इसको चेक करेंगे। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, अब इससे देखो ये यहाँ पर आपको पूरा बॉर्डर दिख रहा है, ऊपर ऑरेंज, फिर ब्लू और देन ऑरेंज। तो इससे पता लग रहा है कि ये पूरी विड्थ ले रहा है। अगर इसके बाद मैं दूसरा पैराग्राफ टैग लगा दूंगा तो इसके जस्ट फॉलोड बार, मतलब इसको फॉलो करते हुए वो नेक्स्ट इसके बगल में नहीं आएगा, वो नीचे आएगा, क्योंकि ये पूरी विड्थ ले रहा है, 100% विड्थ ले रहा है। तो जो 100% विड्थ लेते हैं, मतलब टेक्स्ट के पे डिपेंड नहीं रहते हैं, उनको बोलते हैं आप ब्लॉक एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? जो एलिमेंट आपके टेक्स्ट की विड्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब जितनी टेक्स्ट है उतने ही टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो विड्थ लेते हैं, वो होते हैं आपके इनलाइन एलिमेंट। जैसे कि स्पैन हो गया, अब स्पैन में मैं लिख दिया इनलाइन, ELEMENT एलिमेंट। अब ये देखो, मैं देखा, अब इनलाइन एलिमेंट पे अगर मैं होवर वो करूँगा, तो अब इस किसी भी HTML टैग का CSS देखने के लिए या तो ये कर्सर उस पर ले जा करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दो तो आप उस पर पहुँच जाओगे, या फिर ये जो आइकन होता है, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो जिस एलिमेंट का आपको CSS देखना है या उस टैग पर जाना है HTML में, तो बस उस पर जाके क्लिक कर दो, उस टैग पे आप पहुँच जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ कितना कितना विड्थ ले रहा है, जितना टेक्स्ट है सिर्फ उतनी ही विड्थ ले रहा है। तो ये हुआ आपका इनलाइन। व्हाट इज स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML? मतलब HTML में आपको इनलाइन CSS डिफाइन करनी है, तो वो कैसे करेंगे? वो बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट्स के थ्रू करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था H1 से लेकर के H6 तक ये सारे ब्लॉक एलिमेंट है, और P1 भी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये इनलाइन एलिमेंट था स्पैन। अगर मैं 2 बार स्पैन लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे, बट पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन में आएगा। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ पहले। ये देखिए, पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन में आ रहा है, इनलाइन दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग विड्थ लेते हैं। अभी मुझे क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा लास्ट वाला जो H6 हेडिंग लिखा हुआ है, जैसे आप कॉपी में जो लिखते हैं कि हेडिंग के बाद कॉलन लगा करके फिर पूरा पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं, वैसे मुझे करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, जो किसी भी HTML टैग के ऊपर लगता है। तो इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट्स में स्टाइल लिखने के लिए पहले हम ब्राउज़र पर उसको परफॉर्म करेंगे। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। ब्राउज़र पर परफॉर्म कैसे करेंगे, मुझे इस जो ये वाली लास्ट वाली जो हेडिंग लिखी है, इसके जस्ट बाद ये लॉरेम लिप्सन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो चीज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस टैग पे जा करके और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, और मैं यहाँ इस टैग पे पहुँच गया। इस टैग पे पहुँचने के बाद में मैं यहाँ पे CSS लिखूँगा। ये विड्थ ले रहा है 100%। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ डिफाइन करूँगा 20%। तो ये 20% इसकी इतनी विड्थ हो गई, या और कम कर लेते हैं, लाइक ये देखो इतनी कर लेते हैं, 11%, 10% कर लेते हैं। और फिर उसके बाद लिखूँगा फ्लोट लेफ्ट। तो और ये मेरा जो पैराग्राफ टैब था वो यहीं से स्टार्ट हो गया। अगर थोड़ा सा चिपक रहा है तो इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसको मुझे अपने स्टाइल, वो जो हेडिंग टैग है उसको स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके लाया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा सही कर दिया, और अभी मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी CSS अप्लाई हो गई। तो इस तरीके से हम इनलाइन CSS प्रोवाइड कराते हैं। व्हाट इज़ कमेंट्स? कमेंट्स बेसिकली किसी भी सोर्स कोड को रीडेबल बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर
कमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं। जैसे डॉक टाइप एचटीएमएल, तो इसके बारे में लिखा है मैंने, टेल्स अबाउट द एचटीएमएल वर्जन। अब ये कमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, और इसका सिंटेक्स जो है, स्टार्टिंग में हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके 2 डैश लगा करके इस तरीके से लिखते हैं, और एंडिंग में ऐसे लिखते हैं। इनको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों कमेंट्स का ये काम करते हैं। अब ये यहाँ पर इस सोर्स कोड को रीडेबल बना रहे हैं, मतलब अगर कोई भी यहाँ आकर के पढ़े कि डॉक टाइप का क्या मतलब है, तो वो ईजिली समझ जाएगा कि ये एचटीएमएल का वर्जन बताता है, और ये हमारा रूट एलिमेंट है, और ये हेड टैग है, हेड टैग यूज टू कंटेन पेजेस एचटीएमएल मेटा डेटा, तो ये ईजिली पता लग जाएगा। और यही जो कमेंट्स हैं आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होंगे, ये सिर्फ सोर्स कोड को रीडेबल बनाते हैं। देखो ब्राउज़र में कहीं भी नहीं डिस्प्ले हो रहे, और ये सोर्स कोड रीडेबल बनाते हैं। जब आप कोई कंपनी में कोई लाइव प्रोजेक्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन आप जो लिख रहे हैं उस फंक्शन के बारे में मेंशन करना होगा कमेंट्स में कि ये फंक्शन आपने क्यों लिखा है और क्या इसका यूज़ है, जिससे कि कोई दूसरा डेवलपर आएगा तो वो आपके कमेंट्स को पढ़ करके उस फंक्शन पे अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। व्हाट इज HTML फॉर्मेटिंग टैग्स? तो अभी हम HTML में कुछ फॉर्मेट टैग्स पढ़ेंगे। जैसे कि लेट सपोज मुझे ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक बोल्ड करनी है, मतलब थोड़ा सा डार्क करना है, तो उसके लिए बोल्ड करने के लिए बी टैग आता है। बी टैग मैं इसको यहाँ स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने के बाद में, और बी टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो जब बी टैग मेरा यहाँ क्लोज हो जाएगा, उसके बाद जब मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाऊंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा इतना टेक्स्ट। तो ये फॉर्मेटिंग HTML के टेक्स्ट होते हैं, मतलब कुछ भी अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है, तो ये देखो बोल्ड हो गया। अब मुझे इटैलिक करना है, लेट सपोज इसी टेक्स्ट को मुझे इटैलिक करना है, तो उसके लिए कौन सा टैग होता है? आई टैग। ये देखिए आई टैग होता है। अगर इटैलिक के अंदर मैं इसको बंद कर दूंगा, स्टार्टिंग से यहाँ तक क्लोज कर दूंगा, अगर मैं इसको रीलोड करूंगा तो देखो इटैलिक हो जाएगा। ये हो गया आपका इटैलिक टैग। अब एक टैग होता है आपका स्ट्रॉन्ग टैग। अब अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आपको थोड़ा मतलब बोल्ड टाइप का दिखाना है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे फेबुलस है, फेबुलस नहीं, फॉसी बस करके है। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग टैग से दिखाना चाहता हूँ, मतलब ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं इसको किस में लिखूँगा? स्ट्रॉन्ग टैग में। ये देखो, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ, तो ये देखो फेबुलस फाशी बश किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मेरे पास एक टैग होता है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट सिमिलर टू इटैलिक दिखेगा, बट वो भी अगर वो किस लिए यूज होता है, कोई वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसको एम्फेसाइज करने के यूज में आता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं ई एम। ई एम टैग को क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज टैग। लाइक एक्टर, पार्टीटर, मॉरिस, इसको अगर हमें वर्ड इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो उसे इस तरीके से एम्फेसाइज टैग में लिख देंगे, तो इस तरीके से दिखाई देगा वो, थोड़ा सा इटैलिक और लाइट। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक टैग मार्क टैग। जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं, जैसे कोई जीके की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को जो हमारा येलो टाइप का मार्कर पेन आता है, तो उससे हम मार्क करते जाते हैं उसको, कि बाद में उसी पे नज़र जाए हमारी, और अगर हमें बाद में जो रिवाइज करते हैं तो उसी पे जाए। तो उसके लिए जो टैग होता है वो होता है मार्क टैग। अब मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं उस पर कौन सा टैग अप्लाई कर दूंगा? मार्क टैग। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो किसी वेबसाइट का जो रिजल्ट जो आता है सर्च होकर के, वो मार्क होकर के आता है पहले, उससे रिलेटेड चीज़ें मार्क हो जाती हैं। ये देखो ये मार्क हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल दबाता हूँ मैं मार्क का। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F, लेट सपोज VL सर्च करूँगा, तो इस सारे वो ना मार्क हो जाएंगे। ये देखो ये मार्क हो गए, ये होता है मार्क टैग। अब इसके बाद चलते हैं स्मॉल टैग।
अगर कोई टेक्स्ट को आपको स्मॉल मतलब थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट दिखाना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसमें लेट्स सपोज़ इस वाली बोल्ड वाली हेडिंग में सो ये मुझे ई लाइट को ही स्मॉल दिखाना है, तो उसके लिए टैग आता है स्मॉल टैग। इसके अंदर लिख दूँगा, अगर मैं अब जा कर के रीलोड करूँगा तो ये स्मॉल हो जाएगा। ये देखो स्मॉल हो गया। इसके बाद आता है आपको कोई टेक्स्ट डिलीट करना है अपने डॉक्यूमेंट में और ये दिखाना कि मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था या कुछ इसमें मिस्टेक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरा जो टेक्स्ट है और इसको मुझे डिलीटेड दिखाना है, तो उसके लिए टैग आता है डेल, और डेल के अंदर मैं इसको लिख दूंगा तो ये मेरा डिलीटेड दिखाई देगा, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में डिलीटेड दिखाई देता है ये। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट हमने डिलीट कर दिया और डिलीट करके उस पर मार्कर यानी कि वाइट इंक जो होती है वो लगा करके उसकी जगह कुछ और लिख दिया। वो काम ये प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मतलब तो इसमें कैसे करते हैं, इसकी जगह अगर मुझे कुछ और लिखना है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखना है, तो मैं उसके लिए जो टैग आता है वो आता है INS। अब यहाँ पे मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दूंगा तो जो भी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये मेरा मैंने डिलीट किया, उसकी जगह मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखो ये वाला टेक्स्ट मैंने डिलीट किया, इसकी जगह मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है, तो ये कोई भी इजीली समझ लेगा। उसके बाद में आपका आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। जैसे आपने सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट देखे होंगे, CO2, अब लाइक मुझे लिखना है CO2, मैं यहाँ लिख देता हूँ CO2। अब टू हमेशा सफिक्स में होता है, ठीक है, मतलब सब स्क्रिप्ट होता है, तो इसके लिए जो टैग होता है वो होता है SUB, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। अगर इसके अंदर मैं टू लिख दूंगा तो जो केमिस्ट्री में हमारा CO2 जैसे नीचे लिखते हैं जो दिखाई देता है वैसे ही आपको दिखाई देगा, यही इसका यूज है सब स्क्रिप्ट में लिखने। ये दिखाई दे रहा है। अब सुपर स्क्रिप्ट कैसे, जैसे TM, जैसे टाटा के ऊपर TM लगाना है हमें, लेट सपोज एक टाटा टेस्ट है, जैसे किसी का मोस्टली जो सुपर स्क्रिप्ट लगा होता है वो लोगों के ऊपर ही लगा होता है। जैसे टाटा के ऊपर मैं लिख दूँ TM, और TM को मुझे सुपर स्क्रिप्ट में दिखाना है, तो SUP लिख करके मैं इसके अंदर लिख दूंगा, देखो TM को, तो फिर ये इसके सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो ये सारे HTML के फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होते हैं। देखो ये बन गया टाटा पर TM। व्हाट इज HTML कोटेशन एंड सिटेशन, तो इसमें पहला होता है ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोड देखते हैं, जैसे वेबसाइट पर सबसे नीचे एक कोड लिखा होता है, जो अपना अपना जैसे लोग कोड लिखते हैं, तो वो कोड लिखने के लिए ये टैग यूज होता है। जैसे कि मैं लिख दूँ, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू आर डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, बिकॉज ये किसने बोला है, बिल गेट्स ने। तो बिल गेट में यहाँ लिख करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो इसका एक अलग ही लुक एंड फील होगा। तो ये इस तरीके से इसके कोट्स दिखते हैं। अब इसे आगे पीछे डबल कोट लगाने हैं, जो कि मोस्टली कोट्स के आगे पीछे डबल कोट लगे होते हैं, तो वो क्यू की हेल्प से लगाते हैं। तो क्यू को यहाँ पे मैं आगे पीछे बंद कर लेता हूँ, बंद करने के बाद में क्लोजिंग टैग को कट करके मैं लास्ट में लगा देता हूँ। लास्ट में लगाने के बाद में अगर सेव करोगे, रीलोड करोगे, तो आपको इस तरीके से डबल कोट लग जाएंगे। अब ये कोटेशन हो गई एक तरीके से, है ना। अब उसके बाद चलते हैं एब्रीवेशन पे। एब्रीवेशन, लेट सपोज मैंने यहाँ पे WHO लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एब्रीवेशन लिखूँ, तो एब्रीवेशन लिखने का सिंटैक्स होता है WHO को आप यहाँ लिख दोगे, और इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म डिफाइन करनी है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड ORGANIZATION। अब जब आप इसको सेव करोगे और पेज को रीलोड करोगे, तो आपको ऐसे डॉट डॉट दिखाई देगा, और जब आप उस पर होवर करोगे तब आपको एक अलग सा लुक टूल टिप टाइप का बन करके उसमें दिखेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
कोटेशन, यही इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये डबल कोट दिखा रहा है। ये देखिए फिर से रीलोड करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है, ओवर किया मैंने, इस तरीके से दिख रहा है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं कोटेशन में एड्रेस। लेट सपोज हमें दिखाना है अपना एड्रेस, मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में बना लेता हूँ मैं। इस पैराग्राफ में दिखाना है मुझे 40D SHUNE सनशाइन APART अपार्टमेंट नोएडा UTTERPRADES उत्तर प्रदेश 2831 ये पिन कोड हो गया। तो अगर मुझे ये एड्रेस रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ इसके पीछे एड्रेस वाला टैग लगा दूँगा। मैं मोस्टली एड्रेस वगैरह जो डिज़ाइन होते हैं वो CSS के थ्रू ही होते हैं, बहुत कम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि हर बंदा अपना डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग चाहता है। ये देखिए एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लुक एंड फील इसका आ गया। अब उसके बाद चले सिटी। अब सिंपल सा मुझे लाइक ग्रेटर नोएडा जो है वो कुछ डिफरेंट मेंशन करना है, ग्रेटर नोएडा। तो मैं इसको ना, ये मेरा सिटी हो गया तो मैं इसे इस टैग में ही बंद करूँगा, सिटी टैग में। तो मैं इसको कट करके इसके अंदर लिख दूँगा। लिखने के बाद में अगर आपका लुक एंड फील चेक करोगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा इसका, बिल्कुल लाइक अ सिटी। देखो सिटी की तरह इस तरीके से इसको लगे। तो ये मेरा एड्रेस हो गया। अब इससे ऊपर मैं चाहूँ तो अपना एक ये यहाँ पे H6 या H3 लगा करके अपना वो मेंशन कर सकता हूँ कि ये मेरा एड्रेस है लाइक। तो ये लगेगा कि हाँ माय एड्रेस ऐसे, और इसको बंद कर देते हैं H3 को। तो अभी लुक एंड फील देखोगे, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो माय एड्रेस 40D सनशाइन अपार्टमेंट रिटर्न होगा। व्हाट इज एंकर टैग और लिंक? एंकर टैग का सिंटेक्स होता है एक को ब्रैकेट्स में बंद करो और लास्ट में से बंद कर दो। इसके अलावा इसमें हम डिफाइन करते हैं इसका लिंक HREF, तो डबल कोट के अंदर उसका लिंक डिफाइन करते हैं। टाइटल प्रोवाइड कराते हैं कि लिंक किस लिए यूज़ हो रही है। सो ये सिंटेक्स होता है। चलो इसको देखते हैं। जैसे कि आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि मोस्टली जैसे स्कूल की वेबसाइट होती है उस पर होम पेज होता है, फिर होता है न्यू कोर्सेज। तो वही पैटर्न हम आज बनाते हैं। तो उसको ना सबसे ऊपर बना करके चलते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक पी टैग लेता हूँ। पी टैग के अंदर मैंने बताया था इनलाइन एलिमेंट, स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन। अब स्पैन स्पैन के अंदर मैं लेता हूँ लिंक्स यानी कि एंकर टैग। तो ये एंकर टैग ये क्लोज हो गया। इसके बाद सबसे पहले लिखते थे इसमें होम और HREF, इसकी लिंक डिफाइन कर देते हैं हम, किस कर देते हैं twitter.com कर देते हैं, लाइक twitter.com, flipkart.com कर देते हैं, flipkart.com, और इसको जाते हैं होम पेज पर। flipkart.com यहाँ से कॉपी करी, कॉपी करने के बाद में इसकी लिंक यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बनाते हैं कोर्सेज। तो कोर्सेज के लिए हम डिफाइन कर देते हैं w3.com, w3school.com। तो ये एक ट्यूटोरियल वेबसाइट है, ये डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा कोर्सेज। तो ये हो गया एंकर टैग। अब एंकर टैग में अगर हम अपना पेज रीलोड करेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा देखते हैं। अब ये हमारे दो टैग बन गए। ठीक है, जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो पेज है वो flipkart.com पे चला गया। वापस आता हूँ मैं, कोर्सेज पे क्लिक करूँगा तो school.com पे चला गया। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है कि
ये मेरे सेम पेज में ओपन हो रहा है। अगर मुझे फ्लिपकार्ट को दूसरे पेज पे ओपन करना है, नेक्स्ट टैब में ओपन करना है, तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो कौन-सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम आपको बता एक होती है अंडर टार्ग इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट द सेम विंडो। और एक होती है टार्ग इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो आपके नेक्स्ट टैब में ओपन होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर डिफाइन करते हैं ऐसे टी ए टारगेट इक्वल टू, ये देखो 4 प्रॉपर्टीज होती है अपने यहाँ पर। ब्लैंक नए टैब में डिफाइन ओपन होगा, और सेल्फ सेल्फ मतलब जिस टैब में आपको ओपन है उसी में ओपन हो जाएगा, मतलब पहले वाला जो पेज है वो हट जाएगा और ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी। टॉप 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 ओपन द डॉक्यूमेंट द फुल बॉडी ऑफ विंडो, फुल बॉडी ऑफ विंडो में ये ओपन करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। तो इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे और ये हमने किस पे लगाया, होम पर। तो यानी कि फ्लिपकार्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये नए न्यू टैब में flipkart.com ओपन होगा। अब लेट सपोज हम कोर्सेज को कोर्सेज के लिए हम अप्लाई करते हैं, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक हो गया, सेल्फ अप्लाई करते हैं। देखो सेल्फ में क्या होगा, इसको रीलोड करते हैं और सेल्फ में इसी में ओपन हो जाएगा। तो हमें बैक जाना पड़ेगा तब हमारा पेज मिलेगा। और पेरेंट्स, पेरेंट्स देखो पेरेंट्स में क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं। पेरेंट्स में इससे पहली जो इसकी विंडो ओपन हुई थी WC, ये इसके लिए पेरेंट्स हो गया तो वहाँ चला गया। और अब इसके बाद होता है इसमें टाइटल। अब लेट सपोज ये कोर्सेज है, तो कोर्सेज में हम अपना कोई टाइटल डिफाइन कर सकें, किसके बारे में कोर्सेज है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू अपकमिंग COUR कोर्सेज। इसको सेव करेंगे, रीलोड करेंगे तो एक टूल टिप टाइप की दिखेगी। जैसे ही ओवर करते हैं तो हमें उसके बारे में पता लग जाता है। कोई भी स्टैटिक वेबसाइट एंकर टैग की हेल्प से ही बन जाती है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया होम कोर्सेज, अब मैं लिख दूँ अबाउट अस, यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट अस, अब लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, और लास्ट लिंक बन गई कॉन्टेक्ट अस। तो ये 4 लिंक मैंने बनाए। अब 4 लिंक से 4 पेजेस मेरे पास होने चाहिए लिंक पर लिंक करने के लिए। तो मैं सबसे पहले कोर्सेज नाम से एक नया पेज बनाता हूँ। तो इसमें फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे। पहले नंबर तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए इसमें एक्सटेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कौन सा एक्सटेंशन लेना है, courses.html फाइल बना रहे ना। तो courses.html हमने लिया, तो ये HTML फाइल बन गई। अब इसमें बस हमें क्या लिखना है कि इसमें पहले H1 टैग ले लेते हैं टाइटल शो करने के लिए, लाइक COUR कोर्सेज, और H1 टैग को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, H1 टैग बंद हो गया। और P टैग में लिख देते हैं इसके नीचे P टैग में लिख देते हैं दिस इज द COUR कोर्स पेज। ये हो गया। उसके बाद हमें बनाना है अबाउट अस पेज। तो फिर से फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, कुछ भी लिख देंगे, सेव करेंगे। सेव करने पे इसको क्या लिखेंगे, अबाउट अस डॉट HTML से सेव कर देंगे। तो अबाउट अस डॉट HTML नया पेज बन गया हमारे पास। इसके H1 टैग में क्या लिखेंगे हम, अबाउट अस, और P टैग में लिख देंगे दिस इज द अबाउट अस पेज। ये पेज है ना। अब तीसरा पेज बनाना है हमें कॉन्टेक्ट अस। तो न्यू पे जाएंगे, सेव कर देंगे इस फाइल को, लाइक contact us डॉट HTML। ये पेज बन गया। अब यहाँ पे H1 टैग लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे, और H1 टैग में लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। P टैग में लिख देंगे दिस इज द कॉन्टैक्ट अस पेज।
सेव हो गया। सेव होने के बाद में ये चारों पेज बन गए। अब इनको लिंक्स कैसे करेंगे, लिंक के थ्रू करेंगे सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अपने उसमें जाएंगे मैन फोल्डर में इनको रन करने के लिए। तो मैंने बनाया था वो डेस्कटॉप पर माय कंप्यूटर के अंदर। आप अपनी लोकेशन में जाएंगे वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो मेरे ये 4 पेज है। अब मुझे क्या करना है, ये चारों पेज रन करने, पहले ओपन विद करके गूगल क्रोम में ओपन कर लो, सेकंड कॉन्टेक्ट्स को भी कर लो, थर्ड कोर्सेज को भी कर लो, और सबसे जो हमारा होम पेज है उसका नाम है हमारा index.html। अब ये देखो इसको लिंक कैसे करते हैं। जैसे मैंने 4 लिंक बनानी है, होम, कोर्सेज, अबाउट अस, ठीक है, अभी रीलोड नहीं किया, रीलोड कर दिया, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूँ तो मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन हो जाए, अबाउट अस पे क्लिक करूँ अबाउट अस पेज, कोर्स पे कोर्स पे। तो होम, जब कोर्सेज पे क्लिक करूँगा तो कोर्सेज पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो मेरा जो index.html है, यहाँ पे जो मैंने लिंक्स बनाई हैं, यहाँ पे जब मैं कोर्सेज पे क्लिक करूँगा तो कोर्सेज पेज ओपन होना चाहिए। तो मैं कोर्सेज पेज की लिंक दूंगा ना यहाँ पे, तो मैं कोर्सेज पेज की लिंक यहाँ से कॉपी करके लाऊंगा। देखो यहाँ ये कौन सी है, अबाउट अस की, ठीक है। तो कोर्सेज की ये लिंक है, तो मैं इसको कॉपी कर लाऊंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा, और सेल्फ ही ओपन करना है मुझे, दूसरे टैब में ओपन नहीं करना है। तो मैं यहाँ सेल्फ दे दूँगा, सबको सेल्फ दे देते, तभी तो वो वेबसाइट जैसी लगेगी। तो मैंने सबको सेल्फ दे दिया, ठीक है। अब इसका वो देखो, इसको index.html को रीलोड करके चेक करते हैं, देखो क्या होता है। ये मैंने रीलोड करा। अब मैं अभी तो मैं होम पेज पर हूँ, ठीक है। अब मैं कोर्स पे क्लिक करूँगा तो कोर्स पेज पे आ गया, दिस इज़ द कोर्स पेज। अब बैक जाने के लिए क्या है, या तो ब्राउज़र का मैं ये पैक यूज़ करूँ, नहीं तो मैं क्या करूँगा, एक और नीचे सबसे नीचे वो बना दूंगा, बैक की बटन बना दूंगा। तो मैं गया, किस पे बनाऊंगा, कोर्सेज पेज पे, क्योंकि कोर्सेज पेज ओपन हुआ है ना यहाँ पे। तो कोर्सेज पेज पे मैं यहाँ पे एक पी टैग के अंदर बटन बना दूंगा, बटन बैक, ठीक है। इस पे लिखूंगा टाइटल टाइप इक्वल टू बटन, टाइटल भी दे दूंगा, दिस इज द बैक व्यू बटन, ठीक है। अब ये बैक बटन मैंने बनाई, ठीक। लेकिन अब यहाँ से ये बैक बटन, बटन के थ्रू बैक नहीं होगा। मैं बटन के अंदर एक एंकर टैग बनाऊंगा, उससे ही होगा ये एंकर टैग। एंकर टैग में मैं href यहाँ पे दूंगा, href, ठीक है। और इसको मैं दूंगा यहाँ। तो href में मैं किस पेज का लिंक दूंगा, कोर्स पेज से किस पे जाना चाहता हूँ, index.html पे। तो मैं index.html का यहाँ से लिंक कॉपी करके लाऊंगा और यहाँ पे दे दूंगा, और इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में देखो रीलोड करते हैं। अभी जैसे रीलोड करेंगे, होम पेज को रीलोड करेंगे, तो यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया। कोर्स पे जब जाएंगे तो ये देखो बैक बटन बन गई। जब बैक बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं होम पेज पे आ गया, यानी कि इंडेक्स पेज पे आ गया। अब सेम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के लिए करना है। तो मैं क्या करूँगा, अबाउट अस पे जाने के लिए अबाउट अस पेज की, ये देखो अबाउट अस पेज की लिंक कॉपी करके लाऊंगा, और इंडेक्स के अबाउट अस में अबाउट अस पेज की लिंक डाल दूँगा, क्योंकि मुझे इंडेक्स वाले पेज से अबाउट अस पे जाना है ना। जैसे ये मैंने रीलोड करा, तो ये इंडेक्स वाला पेज मैंने रीलोड करा। अब मुझे अबाउट अस से अबाउट अस की लिंक पे क्लिक करके अबाउट अस पेज पे जाना है, तो आ गया। अब यहाँ से वापस जाना है तो मैं सेम काम क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट अस पे से ये बटन कॉपी कर लाऊंगा, बटन का कोड पूरा यहाँ से कॉपी करा, मैं इसको अबाउट अस में डाल दूँगा। अबाउट अस में डालने के बाद में अब मुझे बस यहाँ पे कौन सी लिंक लगानी है, index.html की, तो ये ऑलरेडी लगी है। तो ये देखो मैं इसको रीलोड करूँगा तो लिंक आ गई, यहाँ से वापस करूँगा तो होम पेज पे आ गया। ऐसे ही सेम कॉन्टैक्ट अस के साथ करूँगा। तो कॉन्टैक्ट अस में बस बैक बटन डालनी है मुझे, बैक बटन डाल दी।
और कॉन्टैक्ट अस की लिंक कॉपी करके लानी है। ये कहाँ डालनी है मुझे? इंडेक्स में। तो इंडेक्स वाले पेज से ही तो मुझे कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, तो इंडेक्स वाले पेज पे मैं कॉन्टैक्ट अस की लिंक डाल दूंगा और इसको मैं रीलोड करूँगा। रीलोड करा, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो मैं चला गया, बैक पे क्लिक करा तो होम पे आ गया। इस तरीके से पूरा मेन्यू आपने देखा होगा फायर उसका, वो इसी तरीके से लिंक्स होता है। अब इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। यही आपका एंकर टैग होता है। लिंक के थ्रू बुकमार्क कैसे करते हैं? तो लेट सपोज मैंने ना यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा लिया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि मेरा ना ब्राउज़र में यहाँ स्क्रॉल बन जाए। ये देखो स्क्रॉल बन गया, क्योंकि उसी के थ्रू हम समझेंगे। अब ये मेरा index.html पेज है और index.html पेज को मैं रीलोड करता हूँ। अब लेट सपोज मेरी ना ये मैंने एक एंकर टैग बनाना चाहता हूँ। लाइक मैंने ना एक एंकर टैग बना लिया ए और यहाँ पे href लिया और यहाँ लिखा go to CHAPTR चैप्टर 4। अब मुझे चैप्टर 4 इसके क्लिक करने पर डायरेक्ट चैप्टर 4 का कंटेंट जहाँ पे भी लिखा है वहाँ जाना है। तो अभी रीलोड करूँगा, अभी चैप्टर 4 पे क्लिक करने पर भी कुछ नहीं होगा, चैप्टर 4 पे नहीं जा रहा, गो टू चैप्टर 4। तो हमारा अब इससे पहले हम पढ़ते हैं आईडी। आईडी और क्लासेस क्या होता है? आईडी एलिमेंट जो होता है किसी भी HTML एलिमेंट को यूनिक डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एलिमेंट को, यानी कि H2 वाला जो एलिमेंट है इसको मुझे यूनिकली डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ आईडी दे दूँगा लाइक चैप्टर 4 CH4। तो ये मेरा चैप्टर 4 हो गया। तो अब एक HTML पेज में, पूरे पेज में आईडी का नेम जैसे मैंने CH4 दिया वो एक ही होगा, यूनिक होगा। ठीक है। अब मुझे इस कंटेंट पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, एंकर टैग में, एंकर टैग में कहाँ गया मेरा एंकर टैग? एंकर टैग में यहाँ हैश लगा करके इस आईडी का नाम दे दूंगा और इसे सेव कर दूंगा, रीलोड करूंगा। फिर उसके बाद देखना मैजिक, मैं जब गो टू चैप्टर 4 पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली चैप्टर 4 पे यहाँ आ जाएगा। देखो मेरा स्क्रॉल कहाँ पर है, यहाँ पे मेरा स्क्रॉल डायरेक्ट चैप्टर 4 पे पहुँच गया। वैसे क्या करते आप चैप्टर 4 पे जाने के लिए? स्क्रॉल करते स्क्रॉल करते स्क्रॉल करते चेक करते, ये रहा मेरा चैप्टर 4। तब अब क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, चैप्टर 5 पे पहुँच गए। तो इसमें आईडी सीखा आपने और बुकमार्क सीखा। तो आईडी जो होता है वो यूनिकली किसी भी HTML एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए होता है और बुकमार्क जो मैंने बताया उस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।